राइज इंस्टीट्यूट के चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से हमारे साथ अपना प्यार स्नेह बांटते रहें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि आप नए नए प्रश्न लेकर आएं अपने विषय से संबंधित, अपने टॉपिक से संबंधित, तो हमें अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के समय दो प्रकार से होती है, या तो प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्रॉब्लम होती है इसका मतलब है कि बच्चे लगन से मन लगा के पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। और प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसका मतलब है कि वो बरबली पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या फिर बहुत होशियार होते हैं जिन्हें सब कुछ आता है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते कि किसी को ऐसा कोई संसार में है जिसे सब कुछ आता है। हमें भी नहीं आता, किसी को नहीं आता। हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं। और हम जब तक सीखते हैं, ये जीवन, ये शिक्षा जो है एक लर्निंग प्रोसेस है। हम जब तक सीखते हैं बस तब तक ही पढ़ा सकते हैं। जिस दिन हमने सीखना बंद किया उस दिन हमारा पढ़ाना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीखने से ही इंसान का ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान की कोई परिसीमा नहीं होती है कि आज हमारा ज्ञान पूरा हो गया है, अब हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमारे भोजन करने की एक सीमा होती है, पेट भर गया, हम एक निवाला नहीं खा सकते हैं। लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हमारे मस्तिष्क की कैपेसिटी करोड़ों गुने वाले खाने की है, इसमें हम कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें ये बहुत बड़ा वरदान दिया है जिसकी वजह से हम संसार में सबसे अलग हैं। तो सीखते रहिए और सिखाते रहिए। आप भी आज सीखिए, कल आप भी किसी को सिखाएंगे। हो सकता है आपका ज्ञान हमसे भी आगे चला जाए, और जाता है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट पढ़ाए हुए आज हमसे भी ज्यादा पढ़ा रहे हैं और हमसे भी ज्यादा कमा रहे हैं। अच्छा लगता है सुन करके, देख करके कि जिनके अंदर लगन है वही आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम भी अब आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा में। आज ये हमारी लाइव क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं, हम संधियों के प्रकरण पर विचार कर रहे हैं, संधियों पर विचार कर रहे हैं। और संधियों का आज ये अंतिम चैप्टर है। विसर्ग संधियां आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ हमारी संधियों का जो प्रकरण है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे दूसरे चैप्टर पर बढ़ेंगे। आज हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं। चलिए, देखिए, हमने स्वर संधियां पढ़ ली, व्यंजन पढ़ ली। जितने नियम पढ़ने थे हमने स्वर और व्यंजन में पढ़ लिए। व्यंजन के नियम वर्णमाला से लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल विसर्ग युक्त शब्द हैं जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, और उनसे बने हुए शब्द जो संधियों के द्वारा बनाए गए वो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें विसर्ग संधियां पढ़नी पड़ती हैं। बहुत ज्यादा नियम नहीं है, 2-5 नियम है, बहुत सरल हैं। जितनी संधियां अब तक हम पढ़ चुके हैं उनसे भी सरल हैं, कुछ भी कठिनाई नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इनके थोड़े से नियम वही घोष और अघोष व्यंजन के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर स्वर व्यंजन होंगे विसर्ग के, विसर्ग मतलब ये होता है, इसको आप समझ लें, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो परिवर्तन सिर्फ विसर्ग में होगा। हाँ, एक चीज यहां ध्यान रखना है, स्वर संधि करते समय हमने व्यंजन संधि भी की, जैसे राम अयन, है ना, इसको हमने रामायण किया। यहाँ पर व्यंजन संधि का स्वर नियम लग रहा है, न से ण बनाया। ऐसे ही
व्यंजन संधि करते समय हमने स्वर संधि की, यहाँ पर न का लोप होते ही अ और ई में गुण संधि हो गई, राजेश बनाया। ठीक है, तो इस तरह से हमने व्यंजन संधि करते समय स्वर संधि की अगर नियम आ रहा है तो, और स्वर संधि करते समय अगर व्यंजन का नियम आ रहा है तो उसका भी ध्यान रखना है। इस तरह से विसर्ग संधि में ये ऑप्शन नहीं है। विसर्ग संधि में अन्य कोई संधि नहीं होगी। अन्य कोई संधि नहीं होगी, भले ही वहां पर संधि का नियम बन रहा हो, स्वर का ही बन सकता है, क्योंकि विसर्ग हमेशा स्वर पर ही लगते हैं, किसी न किसी स्वर पर ही लगेंगे, बिना स्वर के विसर्ग नहीं लगते हैं। ध्यान रखना, विसर्ग हमेशा स्वर पर ही लगेंगे, विसर्ग के पहले कोई ना कोई स्वर अवश्य होगा। इस तरह से स्वर पर ही लगते हैं, हालांकि इन पर तो ये अंत में बहुत कम होते हैं, यहां तक ही आपको मिलेंगे। तो अगर विसर्ग लोप हो गया या विसर्ग का कुछ और बन गया तो यहाँ पर स्वर होगा, आगे भी स्वर होगा, लेकिन होने पर भी स्वर संधि नहीं होगी। तो यहाँ हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। नियम पहला देखते हैं हम, नियम नंबर 1, विसर्ग के बाद, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व क्या हो, अ और आ हो, और विसर्ग के बाद कोई घोष व्यंजन हो। घोष व्यंजन समझ सकते हैं, अब इसमें स्वर नहीं आएंगे, घोष व्यंजन स्वरों को छोड़कर, जब घोष वर्ण आए, पहले भी बता दिया था हमने व्यंजन संधि के अंदर कि जब घोष वर्ण लिखा हो तो स्वर और व्यंजन दोनों लिए जाएंगे, जब घोष व्यंजन लिखा हो तो केवल घोष व्यंजन होंगे, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह, इतने यहां पर आएंगे। तो परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन होगा विसर्ग के स्थान पर, यानी विसर्ग ये है, इसके स्थान पर ओ हो जाएगा। यानी ये जो विसर्ग अ पर लगा है, अ पर लगा, इसमें अ है, तो इसके स्थान पर विसर्ग ना हो करके ये पूरे का पूरा इसके स्थान पर ओ बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे मनः, विकार, देखिए अ है, विसर्ग है, व क्या है, ई की मात्रा स्वर के बाद होती है, ध्यान रखना, कोई भी स्वर व्यंजन के बाद ही होगा, ई की मात्रा पहले दिखती है लेकिन होती बाद में है। अगर इसका वर्ण विच्छेद करें तो व प्लस ई होगा, ई और व नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्वर पहले नहीं आता है, हमेशा स्वर बाद में आता है, तो यहां पर माना जाएगा व। तो ये घोष व्यंजन है, य, र, ल, व में आ गया, तो यहां पर शब्द बनेगा आपका मनोविकार। बहुत सरल है संधि, बस इन शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें जानना है, क्योंकि इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, इसका अ भी साथ में आएगा, क्योंकि फिर ओ की मात्रा इसमें लगेगी। इसकी हम प्रक्रिया आपको बता दें, जब मन से विसर्ग निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, देखिए मन हो जाएगा और विकार इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके स्थान पर ओ होगा, अब दोनों को मिलाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसके स्थान पर ये होने से आपका ओ की मात्रा फिर इसमें लग जाएगी। सिंपल तरीका है बिल्कुल। आगे देखते हैं हम, उदाहरण देखते हैं इसके और सारे।
यशः गान। इसकी प्रक्रिया हम आपको पहले एक दो शब्दों में इसकी प्रक्रिया समझा दें। ऐसे निकल जाएगा और ये विसर्ग निकलेगा और ये गान। वैसे तो सीधे ही हमें विसर्ग से वो बनाना है, लेकिन फिर आपके पास, आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि इसमें तो ए ऑलरेडी लगा हुआ है, जब ऑलरेडी ए लगा है तो अ में ओ कैसे हो सकता है, वहां तो वृद्धि संधि हो जाएगी। लेकिन हमने आपको चूंकि पहले बता दिया है कि विसर्ग संधि के साथ कोई दूसरी संधि नहीं होगी। जब विसर्ग से बना स्वर आएगा तो विसर्ग जिस स्वर पर है उस सहित ही बदलेगा, अकेले नहीं बदलेगा, ये ओ होगा। तो इसकी मात्रा इसमें लगेगी, शब्द बनेगा यशोगान। ठीक है। इसी तरह से यशः द, यश को देने वाला, यशोदा। सीधी सी बात है, सरल फॉर्मूला सीखिए। इसकी जगह ये जो विसर्ग है इसकी जगह ओ, या और सरल करना चाहें तो इसको हम और सरल भी कर सकते हैं। विसर्ग के स्थान पर सीधे ओ की मात्रा, ये भी हम कर सकते हैं, तो भी आपसे गलती नहीं होगी। शिरः रेखा, देखो र भी आ गया, ये बनेगा शिरो रेखा। देखिए कितना सरल है, शिरो रेखा। सरह ज, क्या बनेगा, सरोज। मनः ज, मनोज। वर, सरोवर। देखिए कितनी आसान प्रक्रिया है, कुछ भी नहीं करना है हमको, बहुत सरल है। तमः गुण, तमोगुण। ध्यान रखो ये जो म है इसको मो बना दो, बस। जो भी है र है इसको रो बना दो। रजः गुण, रजः को रजो बना दो, बस, रजोगुण। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। इस संधि के शब्द बहुत ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। अधिकांशतः नंबर 1 संधि के ही, विसर्ग नंबर 1 के नियम वाले शब्द ज्यादा प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि ओ की मात्रा हमें गुण संधि में भी मिलती है, इसलिए हमें इससे बचना है। कहीं ऐसा ना हो कि शब्द देखते ही हम गुण संधि कर दें और गलत हो जाए। तो देखिए कैसे बचेंगे, हम मनोज शब्द ही लेते हैं, मनोज। अगर हम इसको गुण के हिसाब से विभाजित करेंगे तो देखिए गुण संधि में हम सीख चुके हैं कि जहां पर ओ होता है उसके टुकड़े अ और उ में होते हैं। तो ये यहां पर हो जाएगा मन, ये तो आपका फिर भी सही हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, उज, मन उज, और उज कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए यहां पर हमें दूसरी प्रक्रिया रखनी पड़ेगी। वो क्या है कि ओ के स्थान पर अ उ न रख करके ओ के स्थान पर सीधे विसर्ग रख देना होगा और यहां से टुकड़े कर देना है, सरह और च। ये सिंपल प्रक्रिया है विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में कोई भी परेशानी नहीं है, विसर्ग संधि आराम से आप समझ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यहाँ पर नियम नंबर 2 लेते हैं, बिल्कुल पहले जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है।
क्योंकि पहले नियम में घोष व्यंजन है और दूसरे नियम में केवल स्वर है। विसर्ग के पूर्व वही स्थिति होगी अह और अह, आए, और बाद में कोई बाद में भी अ और आ आए, यही दो स्वर आए और कोई स्वर नहीं आए, तो विसर्ग नियम के अनुसार चूंकि ये घोष है इसलिए नियम तो पहला ही लगेगा, इन दोनों के स्थान पर ओ होगा जो नियम है। लेकिन ये वाले जो स्वर हैं यानी बाद वाले स्वर, क्योंकि दो स्वर एक साथ नहीं लगेंगे और चूंकि संधि भी नहीं होगी, क्योंकि ओ के बाद अ आने पर अयादि संधि होती है, इसलिए संधि भी नहीं होगी, तो क्या होगा फिर? दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली होते हैं और केवल संधि के द्वारा ही दो स्वरों को एक साथ लिखा जा सकता है। तो इसमें स्वर संधि होनी नहीं है, तो बाद वाले स्वर का क्या होगा? लोप हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो ओ बना है वो विसर्ग संधि से बना है, तो ये नहीं बदलेगा, ये नहीं, इसका लोप नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका लोप होगा तो विसर्ग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे? बाद वाली देखिए, मनः अनुसार, इसका होता है मन के अनुसार। समास तो सब शब्दों में होते हैं, तो इसका हो गया ओ, ये बना मनो, और इसका हो गया लोप, ये हो गया मनोनुसार। मनोनुसार शब्द हमेशा ऐसे लिखा जाता है, समझ लें इनको, शब्द शुद्धि में आते हैं ये। मनः अनुकूल, 4-5 शब्द ही हैं, ज्यादा नहीं है, पर जहां कम होते हैं प्रश्न वहीं से आते हैं। मनोनुकूल, क्यों? विसर्ग का बना ओ और ए का हुआ लोप, बन गया मनोनुकूल। परह अक्षी, अक्षी माने होता है आंख, जो आंख के परे हो, यानी आंख के सामने ना हो, तो विसर्ग का हुआ ओ बनेगा परो और ए का हुआ लो, और हमेशा संधि करते समय अक्षी का अक्ष होता है। ये हर अध्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, तताक्ष हो गया, जितने भी है संधि विच्छेद करते समय प्रति अक्षी होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। संधि विच्छेद करने पर तो अक्षी अपने रूप में आएगा, प्रत्यक्ष, अध्यक्ष, शताक्ष, 100 आंखों वाला शताक्ष, तो इस तरह से ई का लोप हो जाएगा, तो ये बनेगा परोक्ष, और ये परोक्ष प्रत्यय का विलोम भी है। पर प्लस अक्षी यानी आंख के पीछे, और प्रति प्लस अक्षी आंख के साथ, क्या ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो प्रत्यक्ष मतलब जो आंख के सामने हो, और परोक्ष मतलब जो आंख के पीछे हो, सामने ना हो। एक शब्द और है यहाँ पर बड़ा अच्छा, अन्य, अन्य, देखिए ये बनेगा अन्योन, अन्य का हो गया अन्य, और ए का हो गया लोप, ये हो गया अन्यो, और ये अन्योन्य, ठीक है। इसी में आगे चल के आश्रित जब जुड़ता है तो यहाँ पर अन्योन्याश्रित शब्द बनता है, जिसमें दो संधियां। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित किस में एकाधिक संधि है,
अन्योन्याश्रित। तो देखिए यहाँ पर विसर्ग संधि है और वहां पर ये जो यहाँ पर है दीर्घ संधि है, अ प्लस अ। ठीक है, इस तरह से अन्योन्याश्रित में दो संधियां हो जाती हैं। ये हो गए आपके दो नियम घोष वर्ण के। नियम तीसरा देखें। अब आएगा अघोष। ठीक है, अघोष के वो दो नियम घोष के थे, देख सकते हैं हम, यहां हम एक बार लिख भी देते हैं। ये नियम घोष वर्ण के हैं दोनों। ठीक है, और ये अघोष वर्ण के हैं। ठीक है, अब चूंकि व्यंजन संधि की तरह ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे अघोष आएंगे, इसमें अलग अलग नियम है। तो पहला नियम देखते हैं हम। तीसरे नियम में आपका आएगा कि संधि करते समय विसर्ग से पूर्व क्या आएगा, ई और उ। अब ये दोनों दीर्घ हो सकते हैं आए तो, और बाद में सॉरी, अभी ये तीसरा नियम भी अभी एक घोष का नियम रह गया है, इसलिए अभी घोष ही आएगा। अघोष सॉरी, ई उ के बाद घोष वर्ण आए। थोड़ा सा डिफरेंस है, तीनों नियम घोष के हैं, वर्ण आए। तो देखिए पहले नियम में केवल व्यंजन थे और दूसरे नियम में केवल स्वर थे, स्वर में भी दो ही स्वर थे। और तीसरे नियम में दोनों हैं, स्वर और व्यंजन दोनों हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति बदल गई, क्योंकि पहले दूसरे में यहाँ पर क्या था, अ और आ। ठीक है, और इसमें स्थिति बदल गई, ई और उ। तो परिवर्तन क्या होगा, इन के स्थान पर रे होगा। और ये घोष वर्ण में भी चूंकि यहाँ रे होगा, इसलिए यहाँ रे नहीं होगा, यहां से रे हट जाएगा, रे को छोड़कर, क्योंकि रे के बाद रे, दो रे एक साथ नहीं लिखे जाते हैं संधि में कहीं भी, क्योंकि रे में स्वर की मात्रा होती है, स्वर की विशेषता होती है, इसलिए दो रे एक साथ नहीं, केवल उपसर्ग की स्थिति में लग सकते हैं, लेकिन संधि में नहीं लगते। अगर आ भी गई ऐसी स्थिति तो एक का लोप होगा। तो देखिए ये स्थिति बदल रही, केवल घोष अभी भी है। हाँ, पहले में केवल व्यंजन थे और तीसरे में दोनों हैं। देखिए आवी, जो हमने परिष्कार के समय बताया था, आविकार, नहीं सॉरी, यहाँ ये इसमें नहीं होगा, यहाँ होगा यजुर्वेद। ये देखिए उ आ गया है और ये घोष है, तो उ के स्थान पर क्या होगा, ये विसर्ग के स्थान पर पूरा उ सहित ही जाएगा, ध्यान रखना। इसको हम पहले जैसे आपको समझा देते हैं, जैसे पहले नियम में समझाया था, यजु है तो ये यज उ सहित जाएगा, उ और वेद, बाद में कोई परिवर्तन नहीं होना है, ये तो यण संधि से शुरू हो गया और इसके स्थान पर बनेगा रे।
और ये ए पूरा होगा यहाँ पर, यहाँ से एक सेकंड, स्वर नहीं जाएगा, सिर्फ विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर रे होगा, ये ध्यान रखें। विसर्ग जो है उसके स्थान पर रे होगा, यहाँ पर पूरा स्वर नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर अगर चला गया तो रे आधा, वो व्यंजन आधा रह जाएगा, क्योंकि व्यंजन बन रहा है, अब स्वर नहीं बन रहा है, इसलिए केवल विसर्ग के स्थान पर ही रे बनेगा। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखें। तो ये बन जाएगा शब्द आपका यजुर्वेद। ये जो रे बनेगा वो ऐसे आ जाएगा, फिर विसर्ग के स्थान पर रे बनकर इस तरह से। पहले नियम में स्वर बन रहा था, इसलिए पूरा स्वर, एक स्वर को गायब होना था। यहाँ पर एक व्यंजन बन रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको गायब होने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वर इसमें जो जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा, सिर्फ विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा। अब देखिए फिर वही रे की स्थिति कि रे के बाद में स्वर नहीं है, तो इसके ऊपर जाएगा यजुर्वेद। धनु धर, ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर ऊ की जगह ए आ जाएगा तो पहला वाला नियम लग जाएगा, ओ बन जाएगा, और ई ऊ आएगा तो रे बनेगा। इतना ही अंतर समझना है विसर्ग संधि में, क्योंकि आगे घोष दोनों में है। धनुधर, इसका बन गया रे शब्द, ये जो रे है वो इसके ऊपर जाएगा, ध्यान रखना, हमेशा आगे वाले व्यंजन पर ही जाता है, इसलिए धनुर्धर। आ शी वाद, इस विसर्ग का रे बनेगा जो इसके ऊपर जाएगा, आशीर्वाद। ये शब्द शुद्धि में आता है, बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत जगह लिखा भी मिलता है आर्शीवाद, ये तो आर्शीवाद हो गया। इसका तो मतलब है कि आ के बाद विसर्ग होना चाहिए था, है ना, ये शीवाद, और आ के बाद विसर्ग होता तो ओ बनता, रे नहीं बनता, यानी ये अशुद्ध है बिल्कुल। आशीर्वाद हमेशा इसके बाद ही होगा, ध्यान रखना, आशीर्वचन, आशीर्वचन। अंततः गत्वा, देखो ये विसर्ग, अब चूंकि ये पहले वाले संधि का नियम, देखिए ये इसका नहीं है, तो यहां पर हम इसको अलग लिख लेते हैं। ये पहले वाली संधि का है, ये बन रहा है ओ, ये बनेगा अंत तो गत्वा, अंत तो गत्वा। ठीक है, ये पहले वाली संधि का नियम है, इसमें पहला नियम लग रहा है, दूसरे का नहीं है। एक बार इसको हम हटाते हैं यहाँ से, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए आविर्भाव, देखो क्या होगा, इसका रे बनेगा और सीधे जाएगा रे ऊपर भ के, आविर्भाव, ये आविर्भाव। वही गमन, बहिर्गमन। अब अगर ये शब्द हम यहाँ पर दूसरे ढंग से लिखें, यहाँ पर अगर स्वर आ जाए, स्वर आ जाए वही आगमन, तो क्या करेंगे? नियम तो वही है, क्योंकि स्वर भी लग रहे हैं यहाँ पर, इस नियम में घोष वर्ण है तो स्वर व्यंजन दोनों लग रहे हैं, तो बही का बहिर तो होगा ही। देखिए बही, इसको थोड़ा सा सावधानी से देखना है हमको, बहर तो होगा ही, पर क्या होगा, इसकी मात्रा इसमें लगेगी। ठीक है,
है ना, स्वर है तो स्वर की स्वर र को पूरा कर देगा। और जब आपको हमने पहले भी बताया था कि र के पहले भी स्वर हो और र के बाद में भी स्वर हो तो र अपने व्यंजन के रूप में, मूल रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए र के पहले भी स्वर है, ई है, और ये र है, इसको बहुत सावधानी से समझें, और ये अ है। अब इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, र कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इधर स्वर नहीं होता तो नीचे लग जाता, उधर स्वर नहीं होता तो ऊपर लग जाता, लेकिन यहाँ की स्थिति इसकी अलग है। अब क्या होगा, इसकी मात्रा इसमें लगेगी, ये शब्द बनेगा बहिरागमन, बिल्कुल अलग शब्द बनेगा। और ये शब्द संधि में बहुत आता है, और आप समझ लीजिए कि शब्द शुद्धि में भी आता है। यहाँ पर एक और शब्द इसी तरह का है, 4-5 शब्द हैं, इनको हम समझ लेते हैं। यहाँ ये स्वर वाले हैं सारे, बही अंग, बाहरी अंग जिसको कहते हैं। अब देखिए ये बनेगा बहिर, ठीक है, बहुत ध्यान से रखना है, और ये अंग की मात्रा इसमें लग जाएगी तो शब्द क्या बनेगा, बहिरंग, बहिरंग। देखिए अब ये बहिरंग आ गया, कहां से संधि करें, बही प्लस रंग होगा, बहिर प्लस रंग होगा। कुछ बही विसर्ग लगा के रंग कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो शब्द है वो अंग है, रंग नहीं है। ऐसे ही एक शब्द है चतुरंग, चतुरंग, तो देखिए ये भी ऐसे ही है, चतु प्लस अंग, इसमें र नहीं है, र बना है विसर्ग से, और इसकी मात्रा इसमें लगी है, इसलिए बना है चतुरंग। ध्यान रखें इन शब्दों को, इनसे बहुत सारे शब्द आते हैं। प्रादुर्भाव, ये विसर्ग का र बनेगा, और ये र चूंकि यहाँ व्यंजन है इसलिए विसर्ग का र आगे वाले व्यंजन के ऊपर जाएगा। प्रादुर्भाव, चतुर्वेद, 4 वेद यानी चतुर्वेद, चतुर्वेदी होता है, चतुर्वेदी भी कर सकते हैं, 4 वेद पढ़ने वाले चतुर्वेदी हो गए, ठीक है। 4 दिशाएं, चतुर्दिक, चतुर्दिक। अब आपको विसर्ग संधि समझ में आ गई होगी। 3 नियम बहुत आसानी से स्वर में ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ शब्द आते हैं, इनको भी हम आगे एक बार आपके डिस्कस करते हैं। जैसे एक आता है निरपराध, ठीक है, अगर इसमें संधि पूछे कौन सी है तो फिर संधि विसर्ग ही है, और ये नी और अपराध, ठीक है, और नी विसर्ग से ही उपसर्ग बना है कौन सा, निर। अगर निर है तो भी शब्द अपराध ही रहेगा, नी की जगह निर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें जब निर उपसर्ग लगेगा तो कोई संधि नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर संधि पूछे तो विसर्ग आ जाएगी, नी अपराध, क्योंकि इसमें ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। दुरवस्था, इसके संधि करेंगे तो दु अवस्था। हालांकि ये संधियां अब बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये दु और नी से उपसर्ग बन गए हैं, दुर और निर, और दुस और निस, ये 4 उपसर्ग बने हैं दु और नी से। ये संधि से ही बने हैं, विसर्ग संधि के बाद ही ये उपसर्ग बने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम अब उपसर्ग लगाएं तो दुर उपसर्ग लगा करके फिर यहां से ए निकालेंगे, अवस्था। मूल शब्द सेम है, अर्थ भी एक ही है, पर ये क्या है, उपसर्ग, ये है उपसर्ग, ठीक है, ये है उपसर्ग और ये है संधि, ठीक है। तो ये ध्यान रखें
इस तरह की अवस्थाएं इस तरह की आपके सामने आ सकती हैं। देखिए, निर्दोष, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। निर्दोष में संधि भी है और उपसर्ग भी है। संधि की दृष्टि से हम विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आएगा, विसर्ग संधि होगी और कोई संधि इसमें नहीं होगी। निर्दोष, ठीक है। और उपसर्ग की संधि से अगर हम इसको करें तो निर्दोष, ये हो जाएगा। तो इन शब्दों को हमें ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम संधि पढ़ते जाएंगे ये शब्द हमारे आगे बढ़ते जाएंगे और हमें और समझ में आते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं नियम नंबर 4 और अब आ गई आपकी अघोष वर्ण। और अघोष तो स्वर है ही नहीं, इसलिए यहाँ स्वर का कोई झंझट ही नहीं है। ये सिर्फ आपके अघोष वर्ण आएंगे बाद में। 3 नियम आपके घोष वर्ण के और आगे 3 या 4 नियम जो होंगे आपके अघोष के होंगे। तो चौथा नियम देखते हैं हम कि विसर्ग के बाद त थ आए, केवल तय वर्ग है। और आपको यहां बता दें कि अब परिवर्तन होगा स तीनों स में होगा। तो तय वर्ग का जो दंत वर्ग है उसका स है जो अपने वर्ग का है। तो ये जो है विसर्ग के स्थान पर दंत स होगा। क्यों? तय वर्ग का, चूंकि तय वर्ग का जब आएगा तो उच्चारण भी उसी वर्ग का होना चाहिए। तो आपको हमने सबसे पहले दिन बताया था कि संधि बनी ही हमारे उच्चारण सुविधा के लिए है, हमारी मुख सुविधा के लिए है। ये आप उस चीज को ध्यान रखें। से परिवर्तन होगा, ठीक है। अब चूंकि ये तय वर्ग का ही है इसलिए यहाँ पहले के लिए विसर्ग के पहले क्या होगा इसका कोई नियम नहीं है। क्योंकि जब अपने वर्ग का परिवर्तन हो रहा है, 3 वर्ग हैं स के, ये दंत वर्ग है, दूसरा वर्ग है मूर्धन्य वर्ग जिसका ये वाला स है, और तीसरा है तालव्य, तालव्य जिसका ये वाला श है। तो अपने अपने वर्ग के लिए कोई नियम नहीं होंगे, क्योंकि ये किस वर्ग में है? ये ट वर्ग में है और ये क वर्ग में है, ठीक है। सॉरी, ये है च वर्ग में, ये है च वर्ग में। तो जब च वर्ग के आएंगे उनके लिए कोई नियम नहीं होगा, इस स के लिए ट वर्ग के आएंगे तो इसके लिए कोई नियम नहीं होगा। और ये है आपका तय वर्ग में, इसलिए इसके लिए कोई पहले वाले कोई नियम नहीं होंगे। पहले विसर्ग किसी भी स्वर पे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हरि ही चंद्र, देखिए। अब इसका सॉरी ये श वाला आ गया। नमस्ते, नमस्ते, पर पर तय आएगा केवल, इसमें नी तार, इसमें भी वही स्थिति है कि उपसर्ग भी हो सकता है निस्तार, निस उपसर्ग भी हो सकता है।
ये सब विसर्ग संधि से ही बने थे, लेकिन बाद में इनमें उपसर्ग भी पूछे जाने लगे। निस्तेज, देखिए यहाँ सब जगह पर हम देख सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर से बना है, से बना है। चूंकि व्यंजन आधा ही होता है, इसलिए व्यंजन को आधा ही लिखा जाएगा, जो जैसे लिखा जाता है वैसे लिखा जाएगा। ये हो गया। लेकिन इन 3 कंडीशन में उपसर्ग भी पूछा जा सकता है। और उपसर्ग कौन सा है? चूंकि यहाँ पर निस है, से का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए निस हो गया, और दुस, ये 2 उपसर्ग बने। ठीक है। इसी में हम, इसी से संबंधित नियम है, इसलिए हम इसी के साथ ही देखते हैं। कुछ शब्दों का हेरफेर है। तो देखिए 5वें नियम में हम देखते हैं कि अब विसर्ग के पहले आएगा अ और अ, ठीक है, और बाद में आएगा क प। ध्यान रखें, क्यों? कै वर्ग और पै वर्ग में कोई से नहीं है, इसलिए दोनों वर्ग एक बार तो दंत से में जाएंगे और एक बार तालव्य से में जाएंगे। एक बार दंत में, एक बार इसमें क्या बोलते हैं, मूर्धन्य में जाएंगे। तो देखिए जब अ वाली स्थिति होगी और कै पे आएगा, तो फिर यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर इसको हम ए प्लस अ, तो विसर्ग के स्थान पर यहां हम साफ साफ लिख देते हैं, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? से होगा, से होगा। देखो दोनों नियम एक जैसे हैं, इसमें भी से हो रहा है, इसमें भी से हो रहा है, लेकिन इसमें हम तय को भी इसमें साथ में ही लिख सकते थे, लेकिन ध्यान रखें यहां थोड़ा सा अंतर है। तय के लिए कोई भी स्वर आ सकता है, बस इतना फर्क है, और कै पै के लिए बंधन है कि अ आएगा तो से होगा और दूसरा स्वर आएगा तो दूसरा परिवर्तन होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखें, हमारे घर में मेहमान आते हैं, उनके लिए बड़े नियम होते हैं, सुबह उठो, जल्दी उठो, नहाओ, ये करो वो करो। और घर वालों के लिए कोई नियम नहीं, 12 बजे तक सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी नहा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। तो वही स्थिति है कि तय का अपना वर्ग है से, इसलिए उसके लिए कोई नियम नहीं है। और कै पे जब तय वर्ग में आएंगे, ये कै पे इस बार तय वर्ग में आ रहे हैं, तो उन्हें नियम मानना है। इनके लिए एक नियम बना दिए गए हैं कि अ आने पर ही तय में परिवर्तित होगा। जैसे नमस्कार, अब देखो से बनना है नमस्कार, नमस्ते और नमस्कार, नियम एक ही है दोनों। वैसे तो एक ही नियम है, कई जगह एक साथ लिखे मिलते हैं, लेकिन परेशानी, हम एक ही नियम बता सकते थे आपको, लेकिन परेशानी तब आती है जबकि तय के साथ जब ई ऊ भी मिल जाता है, तब माथा ठनकता है कि ये क्या है, वहां तो आ पड़ा था। और अगर हम ये सीधा नियम लिख दें कि विसर्ग के बाद तय कै पे आए तो से का परिवर्तन होगा, तो फिर जब कै पे के साथ अ के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाएगा, तो उन शब्दों में दूसरा परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर वहां भी माथा ठनकेगा कि ये क्या है। इसलिए थोड़ा सा अलग करना जरूरी था इसको। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। परह पर, परस्पर, भा माने प्रकाश, कर, भास्कर, पुरः कार, पुरस्कार। देखिए कितनी सरल संधि है, पुरस्कार, बिल्कुल सरल। तो ये 5 नियम। अब हम चलते हैं 6वें नियम पर। अब आएगा वही कि विसर्ग के पहले ई और ऊ आए और बाद में कै पे आए। देखो कै पे के लिए 2 नियम हो गए, तो विसर्ग के स्थान पर
मूर्धन्य स होगा। अब अगर ई ऊ आ जाएंगे तो मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा, अ आएगा तो दंत स में परिवर्तित होगा। बस इतनी सी बात है और इतना सा नियम आराम से समझ में आ जाना चाहिए, इसीलिए उसको अलग रखा। हमने किताबों में देखा है एक ही नियम है, लेकिन एक में कभी कभी परेशानियां भी आ जाती हैं। क प का कोई अपना क प के वर्ग में कोई स नहीं है, इसलिए वो एक बार तो दंत के साथ जाते हैं एक स्थिति में और एक स्थिति में मूर्धन के साथ जाते हैं। बस उसके बाद और कोई ऐसा स्वर नहीं है जिसके लिए उन्हें किसी तीसरी स्थिति में जाने की जरूरत पड़े। तो देखिए, दु कर्म अब बना ये वाला से और बन गया दुष्कर्म। नि कपट, निष्कपट, निष्कपट। अब यहां पर आएगा आपका आविकार, आविष्कार, चतुपद, चतुष्पद, चार पैरों वाला चौपाया, चतुकोण, चतुष्कोण, तो इस तरह से ये शब्द आपके बनते चले जाएंगे। बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं, बाकी हम आगे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसीलिए बहिष्कार और परिष्कार में अंतर है, आविष्कार और परिष्कार में अंतर है, क्योंकि वही और आदि विसर्ग संधि से बने हैं और परिष्कार में परि प्लस कार व्यंजन संधि का नियम लगा है, परि उपसर्ग है। तो देखिए यहां पर एक शब्द आता है आयुष्मान, आयुमान। कभी कभी क्या होता है कि संधि के नियम तो लगते हैं पर दूसरे लग जाते हैं, परिवर्तन किसी दूसरे नियम से हो जाता है, नियम कोई और लगता है और परिवर्तन कोई और आता है। इस तरह के शब्दों को ही अपवाद कहते हैं। अपवाद स्वरूप घर में लोग पैदा हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेकार होते हैं, काम के होते हैं, प्रयोग में आते हैं, पर वो उनके लिए नियम बने कुछ और होते हैं और वो किसी और नियम का पालन करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका नियम पालन करते हैं या जो नियम मानते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, निकृष्ट होते हैं, संसार के लिए बहिष्कृत होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे को अपवाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नियम है आयुमान, क्या आ रहा है, विसर्ग के पहले ऊ है और विसर्ग के बाद म है। म क्या है, घोष व्यंजन है ना, पंचम वर्ण है। लेकिन पंचम वर्ण के लिए मे भी ये नियम पंचम वर्ण के लिए हो सकता है, लेकिन अगर हम घोष माने तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए ना, आयोमान, ये होना चाहिए, पहले नियम के अनुसार ये होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और चूंकि सॉरी दूसरे तीसरे नियम के अनुसार इसका रे होना चाहिए, आयुर्मान, ये होना चाहिए, घोष व्यंजन है। लेकिन पंचम वर्ण के लिए ये नियम सिर्फ और सिर्फ पंचम वर्ण के लिए है, और इसके एक दो ही जो चार शब्द होंगे संस्कृत में होते हैं, बहुत हिंदी में ज्यादा प्रयोग नहीं होते हैं। तो इसके लिए नियम ये है कि भले ही नियम रे वाला लग रहा है, लेकिन परिवर्तन जो है वो ये वाला होगा, नियम 6। तो ये शब्द बनेगा आयुष्मान, आयुष्मान, ठीक है। एक शब्द है वपुष्मान, वपु माने शरीर होता है, शरीर से युक्त, वपुष्मान हो, आयुष्मान हो, है ना। तो ये शब्द दो नियम से बने हैं, इसलिए हम इनको
अपवाद, ये विसर्ग संधि के अपवाद है, क्योंकि इसमें उपसर्ग भी नहीं है। हाँ, अगर संधि का नियम नहीं लग रहा है तो हो सकता है वो उपसर्ग हो, तो वो बच जाता है, लेकिन यहाँ उपसर्ग भी नहीं, आयु और बपू को इस पर भी उस उपसर्ग ही नहीं है, ये सीधे सीधे ये संस्कृत के ही शब्द है। आयु माने होता है आयु, आयु हम समझते ही हैं अपनी अवस्था, और बपू माने होता है शरीर, तो जो शरीर से स्वस्थ हो उसको बपुष्मान कहते हैं, आयुर्मान हो यानी बहुत ही लंबी उम्र जियो उसको आयुष्मान भव कहते हैं, और इन शब्दों का हम प्रयोग भी करते हैं, इसलिए हम गलत भी नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही एक शब्द है मनोकामना, ये बहुत अच्छी तरह से प्रयोग हो रहा है, और इसको भी हम चाहे तो अपवाद भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोग होता है, लेकिन संधि के हिसाब से मनः कामना, ये जो अभी हम इसके पहले नियम पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाला, ये वाला विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद कै और पर, तो क्या होगा, स होना चाहिए, तो ये शब्द क्या बनेगा, इधर देखते हैं हम, मनस कामना, देखिए इसको होना चाहिए मनस कामना, ठीक है, लेकिन ये संधि के हिसाब से जो है वो प्रचलन में नहीं है, संधि के हिसाब से ये गलत है। क्यों? क्योंकि दूसरे नियम का प्रयोग में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये गलत है, मनोकामना किसी और संधि के और दूसरे नियम के हिसाब से प्रचलन में नहीं है, इसलिए इसका ये शब्द संधि का शुद्ध रूप फिर वहां होता है मनः कामना, ये शुद्ध रूप है। क्योंकि अभी हम आपको कुछ शब्द बताते हैं जो जब भी जैसे अंतः पुर, इनमें परिवर्तन नहीं होता, मनः कामना, ऐसे दो चार शब्द हैं कि जब विसर्ग के पहले आ आए और विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन आए तो स में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन के नियम शब्द नहीं चलते हैं, इसलिए इनका ये जो है शुद्ध रूप माना जाता है। एक और होता है इसमें अधः पतन, जैसे अधः पतन, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है अधः पतन, ये इसमें परिवर्तन नहीं होता। और अगर हम यहाँ पर अधः वस्त्र कर दें, वस्त्र कर दें तो पहला वाला नियम लागू हो जाएगा, ये बन जाएगा अधो वस्त्र, है ना, अधो वस्त्र। तो इस तरह से ये जो जिसमें नियम जो अघोष वाले आ रहे हैं वो ऐसे ही लिखे जाते हैं। यहाँ दो चार पांच शब्द हैं, हम लिख सकते हैं अंतःपुर, अंतःपुर, है ना, तो ये ऐसे ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मनः कामना, और भी शब्द यहाँ हो सकते हैं, जब हम संधि कराएंगे तब आपके सामने आएंगे, सॉरी, मनः कामना ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले नियम पर, कितने हो गए, 6 नियम हो गए। सातवां नियम, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद ट आए तो भी यही से होगा, ठीक है, ये वाला से होगा, विसर्ग के स्थान पर ये वाला से होगा। क्यों? क्योंकि टैवर का ही है। अब टैवर को अलग किया, जैसे हमने तैवर को अलग किया था, ऐसे ही टैवर को अलग किया, क्योंकि टैवर के लिए कोई नियम नहीं है, और टै वर्ग से शब्द भी नहीं बनते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, इक्का दुक्का शब्द ही मिलेंगे, धनुष टंकार, और तो इसमें शब्द हमको मिले ही नहीं, मिलेंगे
तो हम जरूर आपको बताएंगे। बहुत खोजा है धनुष टंकार। ठीक है, नियम नंबर 8 है। अब आता है अपना नियम 9। 8 नहीं है, ये 7 ही होगा। 6 ही तो पढ़ा है अभी। हाँ, ये 7 है और ये 8 है। अब एक ही नियम बचा है आपका, विसर्ग के बाद अब एक ही वर्ग रह गया है, 6 आए। और 6 भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जहां जहां हमने लिखा है वहां ये भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अघोष है। पर 6 से तो शब्द फिर भी बनते हैं, ख से भी बनते हैं, बाकी मिल भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल क और प ही आएगा, क ख प फ भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम लिख ही देते हैं पहले जाके नियम में। ठीक है, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। क ख प फ। ठीक है, यहाँ भी यहाँ तथ्य लिख दिया था हमने। तो 6 आए तो विसर्ग के स्थान पर श होगा। क्यों? क्योंकि 6 वर्ग का अपना तालव्य श है। ठीक है, तालव्य। और क्या हो रहा है, इसका अपना तालव्य श है। कौन सा है? ये। ठीक है, और इसका है मूर्धन्य श। इसके एक ही शब्द है, मिलेंगे तो बताएंगे आपको। क प की स्थिति में तो बहुत सारे बन जाते हैं, और ट की स्थिति में इक्का दुक्का शब्द है। ये हो जाएगा, देखना, श होगा। अब यहाँ पर हरि चंद्र, यहाँ पर बनेगा श, क्योंकि ये इसी वर्ग का है, च का। तो हरिश्चंद्र। आ, अब चूंकि इसी वर्ग का है, इसलिए पहले का कोई नियम नहीं है। आश्चर्य, आश्चर्य। निछल, निछल भी होता है और निश्चल भी होता है, दोनों होते हैं। दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, आपको बताते हैं। ये विसर्ग संधि से ही बना है, निश्चल और निश्चल। तो निश्चल माने जो छल से रहित है, और निश्चल मतलब जो चलायमान नहीं है, अचल। निश्चित, निश्चित। अब ये च की मात्रा जो ई में है, चूंकि यहाँ श आएगा, आधा है, तो उसके भी पहले आ जाएगी। ई की मात्रा जितने भी स्वर आधे होंगे उनके पहले चली जाएगी, निश्चित। इस तरह से ये शब्द आपके बनते हैं इसके। मनः चिकित्सा। अब देखना, इसका मनोचिकित्सा नहीं होता है, मनस चिकित्सा होता है। मनस, ये फिर मात्रा श के पहले जाएगी। छोटी ई के लिए ये बड़ी समस्या है, पीछे भागती है। मनस चिकित्सक, मनस चिकित्सा या मनस चिकित्सा। तो इस तरह से आपके लगभग 9 नियम हो गए। और एक नियम नंबर, वैसे 9 ही है, 3 घोष के और 3 अघोष के, 6 अघोष के। और अब है 10वां नियम, जो कोई नियम नहीं है,
कि विसर्ग के बाद से श, इनमें से कोई भी आए, यानी तीनों से आए तो क्या होगा? सारे परिवर्तन हो चुके हैं, अब परिवर्तन होने ही नहीं है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं। देखिए, दुशासन शब्द बनेगा, ये ऐसे ही लिखा जाता है, देखना इसका शुद्ध रूप यही है, दुशासन। दुशासन देखिए, प्रातः स्मरण ऐसे ही लिखा जाता है, संधि के हिसाब से उसको प्रातो नहीं किया जाता है। तो जब भी से आए तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ हम थोड़ी सी इनकी व्यवस्था देख लें। अगर इसमें उपसर्ग होगा तो ये वाला शब्द फिर ऐसे आएगा, दुशासन, क्योंकि उपसर्ग एक ही होता है, दुस, उपसर्ग एक ही बना है, दुस और निस। जब श सामने आएगा तो श में परिवर्तन हो जाएगा, और ये वाला स जब आएगा, जो स आएगा वो उसी में परिवर्तित होगा, निस्संदेह। और ये निशुल्क, ये वाला इससे नहीं बनता है, निशुल्क में नहीं है, ये शब्द नहीं बनता निशुल्क। इसमें आपको वो वाला से आ सकता है, जैसे कि दुष्कर्म। ये विसर्ग, हम बता चुके हैं आपको, विसर्ग संधि में भी बता चुके हैं कि अगर ये दुष्कर्म शब्द है तो संधि है तो दु कर्म है, और अगर विसर्ग है, उपसर्ग है तो फिर दुस है। ये वाला से नहीं है, ध्यान रखना, उपसर्ग एक ही है, ठीक है, दुष्कर्म। ऐसे ही निस कपट, विसर्ग एक ही है, विसर्ग में सिर्फ दंत से है, परिवर्तन होके ये निष्कपट बना है, ये क के कारण, क्योंकि वो नियम संधि का जो संधि में लगा है वही उपसर्ग में भी लगा है, लेकिन उपसर्ग दुस और निस है और संधि है तो फिर दो और नि में विसर्ग लगेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी आपकी संधियां कंप्लीट हो गई हैं, विसर्ग संधि आज पूरी हो गई है, और विसर्ग संधि के साथ हमारा संधि का प्रकरण भी समाप्त हुआ है। विसर्ग संधि में हमने पहले नियम में देखा कि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद कोई घोष व्यंजन हो, स्वर नहीं है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। दूसरे नियम में देखा विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो तो विसर्ग से ओ तो बनेगा ही, बाद वाले अ का लोप हो जाएगा। तीसरे नियम में देखा विसर्ग के पहले ई उ हो और विसर्ग के बाद कोई भी घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। चौथे नियम में जब हम आए तो हमने देखा कि चूंकि अघोष व्यंजन की संधि आ गई कि विसर्ग के बाद जब त थ आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो जाएगा। फिर विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क प हो, क ख प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत स होगा,
और विसर्ग के पहले ई और ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा। उसके बाद विसर्ग के बाद अगर ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स होगा। विसर्ग के बाद यदि कोई च वर्ग के हो घोष व्यंजन च हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य विषय होगा। और उपसर्ग की जगह आपको ध्यान रखना है दुस और निस, ये दोनों ही उपसर्ग हैं। जहां शब्दों में श का परिवर्तन दिखे वो समझ लीजिए कि आप वहां पर उपसर्ग है और परिवर्तन है। अब हम देखते हैं कुछ शब्द जिनमें हम देखते हैं संधि है कि क्या है। बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्धान, इसको यहां लिखते हैं अंतर्धान, अंतर्जातीय, अंतर्देशीय, अंतरात्मा, अंतर्मुखी। देखिए ऐसे ही पुनरवलोकन, ये शब्द शुद्धि में बहुत आते हैं। पुनरवलोकन, पुनर्निर्माण, पुनरावृत्ति, पुनर्गमन, पुनरुक्ति। देखिए कई बार ये शब्द पुनरोक्ति के नाम से आता है, वो गलत है। देखिए ये शब्द हैं। अब यहाँ पर हम देखें संधि है कि संधि नहीं है, तो देखिए एक एक को देखते हैं। अंतः, ये ऐसे ही हो सकता है शब्द हमारे पास, अंतः और गत। अब क्या नियम है यहाँ पर कि विसर्ग के पहले या हो, विसर्ग के बाद घोष व्यंजन हो, पहला नियम है। तो क्या होगा? अंतोगत। अंतोगत होता नहीं है, अंतर्गत। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी भी शब्द में संधि नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग है। ये दो उपसर्ग बने हैं, ये केवल उपसर्ग हैं, इनको देख लें। और ऐसे ही शब्द बनते हैं, ये शब्द शुद्धि में भी आते हैं। ये सब जगह अंतर, इस पर अंतर उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। अंतर, अंतर का मतलब होता है किसी चीज से परे, बाहर। अंतर जातीय, जाति से बाहर जो होता है वो अंतर जातीय होता है, ठीक है। देश से बाहर अंतरदेश, अंतरदेशीय। अंतर, अंता नहीं है ये, अंतर आत्मा, आत्मा अंदर से भी परे। अंतर्मुखी, अंतर में अंतर के दो अर्थ होते हैं, बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। यहाँ जाति में इसमें बाहर लगा हुआ है और इसमें अंतर का मतलब अंदर से भी अंदर। अंतर्मुखी, जो सबसे अपने आप में ही हो जाता है वो अंतर्मुखी कहलाता है, अपनी आत्मा की ओर देखने। अब देखिए इसमें पुनर, इसमें देखिए पुनर और र से निकलेगा अव, अवलोकन, पुनर्अवलोकन, ठीक है। इसमें है पुनर्निर्माण। तो ध्यान रखें इन शब्दों में कहीं भी संधि नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अंतर और ये देखो आ लगा है ना, आवृत्ति,
आवृत्ति, पुनर्गमन, जाने के बाद दोबारा जाना, इसको पुनर्उक्ति। क्योंकि अगर यहाँ पर विसर्ग संधि होती, रे की जगह विसर्ग होता और इस तरह के आने पर फिर इसका जो है रे नहीं बनता, हर स्थिति में रे नहीं बनता। स्वर वाले में तो बन जाता, लेकिन बाकी स्थिति में रे नहीं बनता। और नहीं बनता, पुनः में रे नहीं बनता, क्योंकि रे बनता है ई और ऊ के बाद जब विसर्ग आए, अ के बाद आने पर ओ ही बनता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से विसर्ग संधि नहीं है। ये दो उपसर्ग बने हैं, सिर्फ अंतर और पुनः। तो यहाँ पर हम ध्यान रखें केवल, लेकिन शब्द शुद्धि पर ध्यान रखें। जब इन उपसर्ग के बाद स्वर आएगा तो स्वर को रे में कैसे समाहित हुआ है, इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। संधियों का प्रकरण कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आपके हमारे राइज चैनल के यूट्यूब चैनल पर आकर हम फिर जुड़ेंगे। और इसी तरह से हमारी लाइव कक्षाएं चलेंगी। अभी हम पहले आपको संधि से संबंधित प्रश्नोत्तरी या प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। उसके बाद अगले प्रकरण यानी हम उपसर्ग को लेकर के अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें, अपने प्रश्न सॉल्व करें, जगह जगह से प्रश्नों को लेकर के आएं, उन्हें सॉल्व करें। और जहां आपको समस्या हो आप हमसे शेयर करें और उन समस्याओं का समाधान पाएं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।